हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका टैक्स आज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए फाइनेंस एजुकेशन और टैक्स से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक और नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एएमटी एंड मैट। बेसिकली एएमटी और मैट बेसिकली दोनों काफी हद तक सिमिलर कंसेप्ट है, बस फर्क इतना है कि एएमटी है ये नॉन कॉर्पोरेट एसएससी केस में एप्लीकेबल होता है और दूसरी तरफ जो मेरा मैट है ये मेरा कॉर्पोरेट एसएससी केस में एप्लीकेबल होता है। बिफोर सबसे पहले मैं ये बताऊं कि एएमटी ये क्या है, मैट क्या है और ये कैसे एप्लीकेबल, इसके टैक्स रेट्स क्या है, इनकी कैलकुलेशंस क्या है, ये कब एप्लीकेबल है कब एप्लीकेबल नहीं है, आज मैं इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आ गई कि जब हमारे एक नॉर्मल टैक्स रेजिम में उन्होंने स्पेसिफिक टैक्स रेट स्पेसिफाई कर दी है कि आपको इतना % टैक्स पे करना है, टैक्स रेट स्पेसिफाइड है, तो सडनली बीच में मैट और एएमटी लाने का कंसेप्ट क्या है, इसका पीछे लॉजिक क्या है। बेसिकली ये सब शुरुआत हुआ था सन 2000 के पहले। उसके पहले क्या था, बेसिकली रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी, आज के टाइम पे एक बहुत जायंट कंपनी मानी जाती है, उस समय भी एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी और वो उसका जो टर्नओवर था, प्रॉफिट था, वो बेसिकली सीआर में था, काफी अच्छा खासा उनका प्रॉफिट हो रहा था। बट उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल टीम को बहुत पहले हायर किया था, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल थे। उन्होंने बहुत इन डेप्थ में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की डिटेल स्टडी करी। उन्होंने पता किया कि उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पे कंपनीज को अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डायरेक्शन दी जाती है, अलग अलग जगह वो डोनेशंस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की डायरेक्शन है, अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट स्कीम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस है, जस्ट लाइक 35 AD। इवन अगर आप सेक्शन 35 की डिटेल में स्टडी करते हो, वहाँ पे बहुत एक डिटेल सीरीज दी गई जहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया है कि इस टाइप के लिए स्पेसिफिक इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपका इनकम मान लिया जाएगा, उनके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। उसके अलावा फिर चैप्टर 6 के अंदर 80C से लेके 80U तक की बहुत एक लंबी चौड़ी सीरीज जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की डिडक्शन दी जाती है। इसी तरह के इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे रिलीफ एज वेल एज कई तरह की ग्रांट्स और बहुत सारी एक तरह की डिडक्शंस और इस तरह की बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करेगा एसएससी को। अब हुआ क्या कि जब उन प्रोफेशनल्स ने उन सेक्शन को डिटेल में स्टडी किया तो उनको बहुत सारे नए नए तरीके पता चल गए टैक्स को कम करने के, और उन्होंने इस हद तक टैक्स को कम किया कि सडनली गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इन डिडक्शन के चलते अब उनको टैक्स का लॉस हो रहा है। एटलीस्ट एक मिनिमम एक कुछ 10, 5, 15 कुछ एक स्पेसिफिक परसेंटेज था जो बेसिकली उनको रिलायंस से मिलना चाहिए था, बट सीबीडीटी को कुछ भी टैक्स नहीं मिला। जस्ट लाइक दैट प्रोफेशनल जो इन डिटेल में स्टडी करी थी, उन्होंने स्टडीज के बिहाफ पे डिपार्टमेंट के लिए प्रूफ किया कि उन्होंने जितने भी डिडक्शंस क्लेम करी, जितने भी रिलीफ क्लेम करे, जितने भी बेनिफिट्स उन्होंने क्लेम करेंगे, सारे एज पर लॉ प्रॉपर डिटेल इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग थे। तो इसलिए डिपार्टमेंट ना चाहते हुए भी बहुत कोशिश करी उन्होंने रिलायंस से टैक्स रिकवर करने की, बट वो नहीं कर पाए। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने देन एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है एएमटी और मैट। यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट आपको ये कहता है कि आपने नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करी, उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी एक टैक्स एप्लीकेबल था वो टैक्स आपने कैलकुलेट किया, अब आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट्स भी तो हैं, बहुत सारी रिडक्शन भी हैं, बहुत सारी रिलीफ भी तो हैं। इन रिलीफ के चलते डिपार्टमेंट ये चाहता है कि एटलीस्ट एक मिनिमम जो है, एक मिनिमम अमाउंट है कि इस स्पेसिफिक परसेंटेज या इस स्पेसिफिक अमाउंट से नीचे कभी भी उनको डिडक्शन नहीं देनी। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लोअर कैप लगा रखी, जिसे आप एक तरह से मैट या एएमटी कह सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हर एक कंपनी को या चाहे वो नॉन कंपनी उन्हें स्पेसिफाई कर दिया कि स्पेसिफिक परसेंटेज होगी, आपका एक स्पेसिफिक बुक प्रॉफिट होगा, जिसे हम 115 GB के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बुक प्रॉफिट अगर आप 115 GB को डिटेल में ओपन करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि बेसिकली वहाँ पे एक सिंपली बोल रखा है कि आपको जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी आपका पीएल बना है, उस पीएल के अंदर कुछ आइटम्स ऐड होंगे और कुछ आइटम लेस होंगे जो डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई कर दिए। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आइटम आप ऐड लेस नहीं कर सकते, ना ही आप कर सकते हैं, ना ही आपका एओ कर सकता है। इन आइटम को ऐड लेस करने के बाद हम एक स्पेसिफिक अमाउंट पे पहुंचते हैं, उस अमाउंट को हम बुक प्रॉफिट कहते हैं, जिसे हमने 115 GB के अंदर कवर किया है, जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो ये बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होते ही डिपार्टमेंट कहता है आपके ऊपर फ्लैट रेट एप्लीकेबल है, जस्ट लाइक 18.5% या 15%। आपको इस अमाउंट से जो भी टैक्स निकलेगा, फॉर एग्जांपल आपका बुक प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है और आपका जो मैट रेट है वो 15% है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 लाख का मैट निकलेगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो गवर्नमेंट सिंपली कहती है कि चाहे आपने कितनी भी डिडक्शन क्लेम कर रही हो, आपका चाहे टैक्स अगर 15 लाख रुपए से नीचे आता है तो आपको वो टैक्स ना देकर के मिनिमम जो टैक्स है वो 15 लाख की कैप है लोअर की, आपको एटलीस्ट 15 लाख टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो टैक्स है वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के ऊपर आता है तो इस केस में आपको मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, जो आपका हायर टैक्स है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज आती है कि हम मैट पढ़ने जा रहे हैं, तो मैट
वैसे तो हर जगह एप्लीकेबल, बट 4 ऐसे स्पेसिफिक केसेस गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करे जिन केस में आपको मैट नहीं देखना है। सबसे पहला मेरा आता है अल्टरनेट टैक्स रिजीम। अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो बेसिकली अल्टरनेट टैक्स रिजीम की तरफ जाता है 115 BA और 115 BAB, अगर इनके अंदर फॉलो करता है तो उसको मैट या एएमटी की एप्लीकेबिलिटी देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सेकंड सिनेरियो मेरा सेक्शन 44B वाली सीरीज, जिसके अंदर 4 सेक्शन स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने कवर कर रखे हैं। 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB। ये बेसिकली एनआर के ऊपर बनाए हुए प्रोविजन है। जस्ट लाइक कोई एनआर है, कोई नॉन रेजिडेंट है या कोई फॉरेन कंपनी, अगर वो बाहर से यहाँ पर आती है, वो यहाँ पर अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रही है या फिर कोई एयरक्राफ्ट का बिजनेस कर रही है या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल से फिर नेचुरल रिसोर्सेज में डील कर रही है, तो और वो इन सेक्शन के अंदर फॉल करती है, तो उनको अल्टरनेट टैक्स रिजीम या फिर एएमटी मैट को कवर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है एनआर टैक्सेशन। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कुछ शिपिंग बिजनेस होते हैं जो बेसिकली हमारे यहाँ पर एक एनआरआई या फिर कंटिन्यू करता है, तो अगर आप इन केस में फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर मैट और एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट आता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी अपना एक सेपरेट एक्ट होता है, उनके सेपरेट रेगुलेशंस होते हैं, जिसे बेसिकली गवर्नमेंट अपने सेपरेट लॉ से प्रॉपर्ली कवर कर लेती है, तो इसलिए उनको भी एएमटी या मैट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। अगला टॉपिक जो मेरे पास आता है वो है मैट की रेट। मैट की बेसिकली 2 रेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दी है, एक है 15%, दूसरा है 9%। ये किस अमाउंट पे मल्टीप्लाई होगा? ये होगा आपका मल्टीप्लाई बुक प्रॉफिट पे। बुक प्रॉफिट क्या है जो मैं भी बताने वाला हूँ। इसके अलावा सरचार्ज, उसमें जो भी सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 1 करोड़ 10 करोड़ की जो स्लैब रेट थी उसके अकॉर्डिंग से सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। साथ में 4% का हेल्थ एंड एक्सपेंसेस एप्लीकेबल होगा। 15% वैसे भी आम तौर पर 15% ही होता है, बस एक 9% जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली आईएफएससी सेक्टर को लोकेट किया। अगर आपका बिजनेस आईएफएससी सेक्टर में लोकेटेड है तो आपके ऊपर 15% ना लगकर 9% रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैं 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ। पहला होता है मैट रेट और दूसरा होता है सेट ऑफ। मान लीजिए सेट ऑफ की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आता हूँ मैट रेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जो नॉर्मल इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स आ रहा था 12 लाख रुपए, और आपने सडनली आपको जो बुक प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 115 जेबी के अंदर, वो आपका आया मैट क्रेडिट के लिए। मान लीजिए आपका बुक प्रॉफिट आ गया 1 करोड़ रुपए, आपने तो सिंपली 15% टैक्स एप्लीकेबल किया और मैट क्रेडिट आपने 15% लगाई, और आपका जो मैट मिनिमम रेजिडेंट टैक्स है वो है 15 लाख रुपए, और जो आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन में आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 12 लाख रुपए। अब आप सडनली देखोगे कि जो टैक्स पे करने वाले थे वो तो 12 लाख प्रेज्यूम करके चले, लेकिन जो मैट है, मैट कहता है कि आपको मिनिमम जो है 15 लाख आपको पे करना पड़ेगा। जो 3 लाख आपने एक्स्ट्रा पे किया, सडनली 15 लाख से 12 लाख को माइनस करोगे तो आपका 3 लाख का मान लीजिए डिफरेंस आता है। अब इस 3 लाख का क्या होगा? बेसिकली ये आपका मैट रेट बनके आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब भी फ्यूचर के केसेस आएंगे वहां पे जब भी आपको लगेगा कि आपको मैट के तहत कुछ पे करना है, आपकी फ्यूचर में कोई लायबिलिटी आएगी, तो उस लायबिलिटी को आप इस क्रेडिट से सेट ऑफ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आगे जाके आपको पता चलता है जब आपकी मैट की लायबिलिटी आ रही है वो मान लीजिए नेक्स्ट ईयर सडनली फिर से 15 लाख रुपए आती है और आपको टैक्स आ रहा है वो नेक्स्ट ईयर में 12 लाख रुपए आ रहा है, तो आपको पता है कि 3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना है, तो वहां पर आप ये मैट का क्रेडिट इस्तेमाल कर पाएंगे जो आपको नेक्स्ट ईयर में बेसिकली एक तरह से बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपका होता है मैट क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए कि मैं हर साल ही ऐसा हो रहा है कि सडनली जो मैट है वो ज्यादा आ रहा है और जो मेरा नॉर्मल टैक्स इनकम जो मेरा प्रॉफिट आता है उसमें जो टैक्स बनता है वो कम आता है। अब हमेशा मेरा डिफरेंस इस तरह से खड़ा रहेगा और हमेशा मेरे पास एक मैट क्रेडिट का एक बैलेंस है जो मेरा हर साल कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। कि कब तक मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सिंपली बोल रखा है कि आप इसे 15 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर ध्यान रहे इस केस में एसएससी आपका एकदम सिमिलर होना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा होता है कि सडनली एक कंपनी थी उसको उसके पास एक मैट क्रेडिट का बैलेंस पड़ा था और वो 15 असेसमेंट ईयर तक उसे कैरी फॉरवर्ड करने वाली थी, लेट्स से कि 2-3 साल तक उसने कैरी फॉरवर्ड किया, अब लास्ट में उसके पास 12 या 13 असेसमेंट ईयर रह गए, तो अब वो कंपनी सडनली एक दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है और उसकी एंटिटी जो उसकी एग्जिस्टेंस थी वो सीज हो जाती है। अब वो एंटिटी एट द डेट ऑफ आफ्टर कन्वर्जन एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या वो जो नई एंटिटी है वो उस बचे 12 या 13 साल तक उसको सेट ऑफ कर पाएगी? आंसर है नो। डिपार्टमेंट कहता है कि हमने जिस एसएससी को मैट का क्रेडिट दिया है खाली वही उसे अवेल कर सकता है, अगर कल को वो किसी दूसरी एंटिटी में मर्ज हो जाता है तो उसको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जिसका नाम है सेक्शन 115 जेबी बुक प्रॉफिट। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊं तो बेसिकली आपको इसको में डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। सेक्शन 115 जेबी क्या है? बेसिकली इनकम टैक्स ने एक प्रॉपर डे रेट के अंदर एक सेक्शन दिया है 115 जेबी। जब आप उसे डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा डिपार्टमेंट आपको सिंपली ये कहता है कि आपने जो नॉर्मल इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रखा है वो प्रॉफिट है आपका। आपने प्रॉपर एक बैलेंस शीट बनाई, उसके अकॉर्डिंग पीएल डिटरमाइन किया, वो पीएल आपने कंप्यूटेशन में ड्राफ्ट किया। उस प्रॉफिट के अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ आइटम है जिन्हें आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा और कुछ आइटम है जिन्हें आपको अलाउ करना पड़ेगा। इन सबको एडजस्ट करने के बाद मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर पहुंचूंगा, उस अमाउंट को मैं कहूंगा बुक प्रॉफिट। सबसे पहला, अगर मेरा कोई इनकम टैक्स रिलेटेड आइटम है, जैसे मैंने कोई इनकम टैक्स पे किया, उसके लिए कोई प्रोविजन बनाया
या मैंने कोई इंटरेस्ट पे किया या कोई पेनल्टी पे की, कोई एडवांस टैक्स पे किया, कोई टीडीएस टीसीएस कुछ भी पे किया, सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स का कोई भी आइटम है पूरी तरीके से डिसअलाउ किया जाएगा। अगर आपने प्रॉफिट के अंदर किसी टाइप की डिडक्शन ले रखी है उसको आपको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। सेकंड नंबर का है रिजर्व सरप्लस। लेट्स से आपका प्रॉफिट था, आपने किसी और नेचर का कोई भी रिजर्व था या कोई भी सरप्लस तो आपने उस पीएल के अंदर ट्रांसफर किया है उस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, या फिर आपने उस पीएल से ऑलरेडी कहीं ट्रांसफर कर दिया है, तो अगर आपने कहीं और ट्रांसफर कर रखा है उसको वापस ऐड बैक करेंगे, और अगर कहीं और का रिजर्व आपने पीएल में डाल रखा है तो उसको आप डिडक्ट करेंगे। एंड अल्टीमेटली डिपार्टमेंट किसी भी तरह के रिजर्व सरप्लस को इसके अंदर एडलेस करने को अलाउ नहीं करेगा। थर्ड नंबर पर है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अगर सपोज आपके बुक्स में कोई भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जिसका आपको स्पेसिफिक अमाउंट नहीं पता, आपने उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया जो बेसिकली एज पर एएस बिल्कुल वैलिड है, बनाना भी होता है एज पर एएस, बट इनकम टैक्स के अंदर जब आप 115 जेबी का बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। समटाइम्स क्या होता है कि बिजनेस को ऐसा लगता है कि उनको अपने बिजनेस की रिवैल्यूएशन करवाने की जरूरत है, तो उसके लिए वो वैल्यूएशन एक्सपर्ट बुलाते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलाते हैं। अब वो बिजनेस जब वैल्यूएशन करता है वो उनके कुछ एसेट्स को अपवर्ड कर देता है, कुछ एसेट्स को डाउनवर्ड कर देता है, और अल्टीमेटली इनका जो नेट इंपैक्ट है वो हमारे एक रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से बुक्स में क्रेडिट हो जाता है, और समटाइम्स ये पीएल के अंदर भी आ जाता है। तो डिपार्टमेंट कहता है कि जब आप 115 जेबी का बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इन्हें कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब जो लास्ट में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आइटम आ रहा है वो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बेसिकली आपको अपनी बुक्स में जब भी आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे आप इन दोनों का अमाउंट देखेंगे, इन दोनों में जो भी लोअर है आप उसकी डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करेंगे। बट दो ऐसे स्पेसिफिक केसेस जहाँ पे डिपार्टमेंट कहते हैं कि आप दोनों की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पहला केस है अगर आपने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एनसीएलटी ने रिमूव कर दिया किसी भी केसेस के अंदर, तो आप दोनों की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा होता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अगर आपके कंपनी के ऊपर आईबीसी लग गया है तो इस केस में आप दोनों की डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, और अल्टीमेटली इन सब एडजस्टमेंट को करने के बाद आप जिस अमाउंट के ऊपर पहुंचेंगे उसे आप बोलेंगे बुक प्रॉफिट, और फिर इसके ऊपर आप सिंपली 15% या 9% जो भी आपका रेट है आप वो अप्लाई करेंगे। साथ साथ आपको कोई सरचार्ज है वो सरचार्ज भी अप्लाई करेंगे, और अल्टीमेटली आपको आपका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अमाउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ मेरा मैथ वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन अब मैं इसके सेकंड पार्ट आता हूं जिसका नाम है एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बेसिकली ये क्या है, नॉन कॉर्पोरेट के आमतौर पर एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट फर्म्स और एलएलपी, क्योंकि उन पे गवर्नमेंट ने सिंपली फ्लैट 30% रेट एप्लीकेबल किया हुआ है। अब मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है जैसे लाइक मैं या आप, कोई एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसे सडनली उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया प्रोप्राइटरशिप की कैपेसिटी पे, और उसका एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टैक्स बन रहा है, लेकिन उसने बहुत सारी डिडक्शंस क्लेम कर रखी है, तो उसे पहले ये कंसीडर करना पड़ेगा कि उसका जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का अमाउंट है वो कितना है। अगर उसका एएमटी का अमाउंट उसके नॉर्मल टैक्स से ज्यादा आ रहा है तो उसे जो एएमटी वाला अमाउंट है वो उसे पे करेगा, लेकिन अगर उसका एएमटी का अमाउंट उसके नॉर्मल टैक्स रेट से कम आता है तो उसका जो नॉर्मल टैक्स है वो उसे पे करेगा। लेकिन एएमटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए भी आपको बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन एज पर कॉर्पोरेट एसएससी काफी सिंपल है। सिंपली कहते हैं आपको जो भी नेट प्रॉफिट है आपको नेट प्रॉफिट लो, उसमें तीन चीजों की डिडक्शंस होती है जो बेसिकली डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है। अगर आपने ये तीन डिडक्शंस ले रखी हैं तो आपको उसे वापस उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है 35 एडी, बेसिकली कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है जिन्हें गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। अगर आप उन स्पेसिफाइड बिजनेस में है, आपने 35 एडी की डिडक्शन ली तो आप उसको वापस ऐड कीजिए, और वहां पर जितने भी आपके कैपिटल एसेट्स हैं उनका आप नीचे डिडक्शन डेप्रिसिएशन के नाम पे उनकी डिडक्शन आप क्लेम कर लीजिए। उसके अलावा आपने कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन ले रखी है वो आपको वापस ऐड बैक करनी पड़ेगी, साथ ही साथ 10AA जो स्पेसिफिक एससीजेड के केस में एप्लीकेबल होती है आपको उन्हें भी ऐड बैक करना पड़ेगा। बट ध्यान दें कि यहाँ चैप्टर 6A के अंदर सारे की सारी डिडक्शन आपको डिसअलाउ की जाएंगी एक्सेप्ट सेक्शन 80P जो बेसिकली स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में बनाया गया है, वो डिडक्शन आपको यहाँ पे अलाउ की जाती है। जब आप ये पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप अल्टीमेटली अपने बुक प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे, और इसके ऊपर आप लगाएंगे अपना एएमटी का रेट। एएमटी की बेसिकली यहाँ दो रेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी है, एक होती थी 18.5% और दूसरी है 9%। 18.5% बेसिकली हर एक एसएससी नॉर्मल एसएससी केस में यही एप्लीकेबल है, सिर्फ एक स्पेसिफिक 9% है जो आपका आईएफएस से लोकेटेड बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होगी। उसके बाद आपको जो भी नॉर्मल सरचार्ज एप्लीकेबल है आप उसमें सरचार्ज ऐड करेंगे, 4% के हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, और अल्टीमेटली आप अपने एएमटी अमाउंट पे पहुंच जाएंगे, और इसको आप नॉर्मल टैक्स से कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। दैट्स इट फॉर गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं टैक्स के अगले ऑप्शन यूट्यूब वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।